इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सपना नहीं, हकीकत है छतों में खेती का भविष्य। क्या हम कीटनाशकों से भरी सब्जियों, रसायनों से जबरदस्ती पकाए गए फलों और ऑर्गेनिक के नाम पर अनाप शनाप कीमतों पर मिलने वाली खाद्य सामग्रियों से बच सकते हैं? जी हाँ, ऐसा हो सकता है और यह करके दिखाया है केरल के पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स और स्वास्थ्य के प्रति सजग मध्य वर्ग ने। आज केरल का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां कम से कम घरों की 20,000 से ज़्यादा छतों में सब्जियां और फल न उगाए जा रहे हों। तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम और कोचीन में 30 से 40% फल और सब्जियां लोग अपनी छतों से हासिल कर रहे हैं। इस तरह केरल अपनी सालाना 30 लाख टन सब्जी की खपत का 9 से 12 लाख टन छतों से हासिल करने लगा है। यह हर साल महज 250 से 300 करोड़ रुपए की बचत भर नहीं है, यह सालाना 5 से 7% तक कार्बन डाइऑक्साइड से भी मुक्ति है। अभी ज़्यादा साल नहीं गुजरे जब छतों या किचन गार्डन्स में सब्जियां उगाना या फलों की चाह रखने वाले शहरी प्रोफेशनल्स को लोग चोंचलेबाज कहा करते थे। लेकिन अब इस सरलीकरण के लिए कोई जगह नहीं बची। न्यूयॉर्क से लेकर सिडनी तक लोग अपनी छतों का इस्तेमाल मौसमी फलों और ताज़ी सब्जियों के लिए कर रहे हैं या करना चाहते हैं। ऐसा एक तो शुद्धता की सजगता के चलते है, इसकी दूसरी बड़ी वजह बढ़ती आबादी और घटते खाद्य संसाधन हैं। अगर हमें विदेशी उदाहरण प्रेरित ना भी कर सकें तो भी तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम और बंगलुरु के उदाहरण न केवल प्रेरित करेंगे बल्कि आंखें खोल देंगे और यह मानने पर मजबूर कर देंगे कि छतों में खेती का भविष्य सपना नहीं, हकीकत है। केरल में बड़े पैमाने पर छतों में सब्जियां और फल पैदा करने का यह जुनून यूं ही नहीं पैदा हुआ। इसके पीछे व्यवस्थित कोशिश है। कुछ साल पहले केरल के हार्टिकल्चर मिशन के निदेशक के प्रथापन ने मीडिया में अपना एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि केरल दूषित सब्जियों और कीटनाशकों से भरे फलों की समस्या से जूझ रहा है। चूंकि केरल अपनी सालाना 30 लाख टन से ज़्यादा सब्जी की खपत का महज 40% ही उगा पाता है, इस वजह से यहाँ बड़े पैमाने पर पड़ोस के राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु से सब्जियाँ आयात की जाती हैं, जो स्वास्थ्य के नज़रिए से बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं, क्योंकि किसान इन सब्जियों को जल्द से जल्द विकसित करने के लिए इनकी फसल में अधिक से अधिक रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं। केरल के पढ़े लिखे लोगों ने जब देखा कि तमाम कोशिशों के बाद भी सब्जी मंडी में मिलने वाली सब्जियां जहरीले रसायनों और सेहत के लिए खराब कीटनाशकों से मुक्त नहीं हो पा रही हैं, तो लोगों ने इसके लिए अपनी छतों पर किसी हद तक खुद ही सब्जियां और फल उगाने की कोशिश शुरू कर दी। शुरू में यह सब कुछ महज प्रतीकात्मक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे इस चलन ने आंदोलनात्मक गति पकड़ी और केरल के लोग अपनी ज़रूरत का काफ़ी बड़ा हिस्सा अपनी छतों से हासिल करने लगे।
तिरुवनंतपुरम के निवासी आर रविंदन, जिन्होंने साल 2014 में इनोवेटिव फार्मर अवार्ड इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट से हासिल किया था, उनके मुताबिक रूफ फार्मिंग प्रदेश में अगर आंदोलन का रूप ले सकी तो इसमें सबका अपना अपना बेहद सकारात्मक योगदान है। शुरुआत में यानी साल 2010 में हार्टिकल्चर मिशन केरल ने अकेले तिरुवनंतपुरम शहर में 33,310 ऐसे विभिन्न साइज के प्लास्टिक बैग बिल्कुल मुफ्त वितरित किए थे, जिनमें मिट्टी, गाय का गोबर, नदी की बालू और लेटराइट पाउडर तथा नारियल की जटाओं का मिश्रण भरा था। साथ ही इसमें बायोपेस्टिसाइड का भी जरूरी हिस्सा था। इस मिश्रण में विभिन्न किस्म की सब्जियों के पौधे और लताएं 4 से 5 साल तक बिना किसी तरह के अतिरिक्त प्रयास से फल फूल सकती थीं। चूंकि ये बैग सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से खराब नहीं होने वाले थे, इसलिए 4-5 साल तक ये आसानी से चलने वाले थे। शुरू में सरकार ने जब शहरी मध्य वर्ग को यह सामग्री बिल्कुल मुफ्त में देकर उन्हें प्रोत्साहित किया, तो धीरे धीरे इसमें न सिर्फ लोगों की रुचि बढ़ी, बल्कि बाद में लोग यह तमाम सामग्री खरीद कर भी घर में सब्जियां और फलों की पैदावार को बढ़ावा देने लगे। इसके प्रति बढ़ती रुचि की कई ठोस वजहें थीं। मसलन जिन घरों में इस तरकीब से सब्जियां और फल हासिल होने लगे थे, वे बाजार में मिलने वाले तमाम जहरीले फलों और सब्जियों से सुरक्षित रहने लगे थे और इस तरह उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ। साथ ही इन सब्जियों और फलों ने किचन के सालाना बजट में भी अच्छा खासा सुधार किया। यही वजह है कि जल्द ही छतों पर सब्जियों की इस संस्कृति ने आंदोलन का रूप ले लिया। आज केरल की शायद ही कोई ऐसी ठीक ठाक मध्यवर्गीय कॉलोनी हो जहां बड़े पैमाने पर छतों में पैदा होने वाले फलों और सब्जियों का आनंद न उठाया जाता हो। इस कल्चर की शुरुआत सदी के पहले दशक के शुरू में स्वर्गीय ARS वडियार और उनकी पत्नी जयश्री ने की, जो कि केरल के एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड प्रोफेसर थे। इन्होंने एर्नाकुलम के अपने घर में सब्जियां और फल उगाने शुरू किए और देखते ही देखते उनकी छत नए तरह के पर्यटन का केंद्र बन गई। हर दिन तमाम जिज्ञासु लोग और मीडियाकर्मी उनकी रूफ फार्मिंग देखने के लिए आने लगे। मीडियाकर्मी यह देखकर दंग रह गए, क्योंकि उनकी छत में 3 बड़े नारियल के पेड़ थे, 35 केले के पेड़ थे, पपीता, अमरूद, चीकू, अंगूर के पेड़ और लताएं पूरी छत को एक भव्य हरियाले जंगल का रूप दे रही थीं। पत्रकारों ने देखा कि उनकी छत पर पीले, हरे कद्दू, बिल्कुल हरी लौकियां, सांप जैसे लहराते चचिंडे, हरी धनिया, लहसुन और भी तमाम तरह की सब्जियां भरपूर रूप से उगी हुई हैं। वडियार दंपति ने जब पत्रकारों को बताया था कि वह हर दिन कम से कम 10 परिवारों के इस्तेमाल के लायक ताजी सब्जियां उतारते हैं, तो पत्रकार दंग रह गए। वैसे छतों पर सब्जी, फल और विभिन्न तरह के फूलों की यह खेती कोई अजूबा नहीं है। सिंगापुर, टोक्यो, न्यूयॉर्क और सिडनी में ही 2 दशक पहले से लोग बड़े पैमाने पर ऐसी खेती कर रहे हैं। सिंगापुर में हर दिन खपत की 50% तक सब्जियां छतों से हासिल हो जाती हैं। हिंदुस्तान में अभी यह संस्कृति दक्षिण भारत के शहरों में ही आई है। अगर एक बार यह समूचे देश में फैल जाए तो न सिर्फ 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की सालाना आय होगी, बल्कि हजारों करोड़ों रुपए जो दूषित सब्जियों के चलते बिगड़े स्वास्थ्य में खर्च होते हैं, वह भी बचेंगे। साथ ही बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन घटेगा, नतीजतन ग्लोबल वार्मिंग से भी बचाव होगा। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि इससे देश में बड़े पैमाने पर सब्जियों और फलों की उपलब्धता बढ़ेगी। इस सब को ध्यान में रखते हुए छतों पर खेती के सपने को जितना जल्दी हो सके आंदोलन का रूप दिया जाना चाहिए, ताकि कम से कम उन लोगों को तो दूषित सब्जियों और फलों से मुक्ति मिले जिनके पास अपनी छतें हैं और खुली बालकनियां हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है।
हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।